नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर या आसपास जिलों तक प्रसिद्ध हमारी आदरणीय श्रीमती बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, जो वुमेन के लिए तो बहुत अच्छा वर्क उन्होंने किया ही है। साथ ही लापता बच्चों को परिवारों से मिलाने के लिए आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। मुजफ्फरनगर आपको सैल्यूट करता है। और इस विषय में मुजफ्फरनगर का नाम अपने बिहार तक, बहुत दूर दूर तक आपने फेमस किया। हरियाणा, बिहार के बच्चे भी आपने मिलवाए हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। आपका नाम श्रीमती बीना शर्मा जी, आपके हस्बैंड का नाम श्री सुरेंद्र शर्मा जी, जो हाँ जी प्रसिद्ध सीनियर क्राइम जो एडवोकेट हैं, और आपकी एजुकेशन MA BEd है। और साथ ही मैं कुछ संस्थाओं के, वैसे तो बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, सेवा कर रही हैं। सदस्य हैं आप किशोर न्याय बोर्ड, जनरल मजिस्ट्रेट हैं आप, मुजफ्फरनगर में सेवा दे रही हैं। एसोसिएट्स हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वुमेन पावर लाइन, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत वर्क कर रही हैं आप। अध्यक्ष हैं स्थानीय परिवार समिति, इसके बारे में भी आपसे अभी जानकारी करेंगे। साथ ही महिला ऐच्छिक ब्यूरो में आप काफ़ी समय से सेवाएं दे रही हैं, और बहुत सारे जोड़ों को आपने मिलवाया भी है, जहाँ तक हम जानते हैं। आप PC-PNDT की सदस्य भी हैं, और इस बायोडाटा में A से लेकर Z तक आपकी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए आपके बारे में बताया गया है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। जी जी, थोड़ा सा जानकारी करना चाहूँगा सबसे पहले कि समाज सेवा कैसे शुरू हुई, कब, क्या एज रही उस समय, और कैसे ये शौक चढ़ा? देखिए, समाज सेवा का शौक तो क्या मतलब घर में, परिवार में हमेशा देखा था कि पापा को, मम्मी को हमेशा ही देखा था सब लोगों के लिए करते हुए, गरीबों जरूरतमंदों के लिए काम, उन्हें मदद करते हुए। यहाँ जब ससुराल में आई तो यहाँ पर भी देखा सब लोगों को इसी तरीके से, तो बस ऐसे ही रहा। और फिर बस एक बच्चे की शुरू कराई पढ़ाई। एक मेरा बेटा था, छोटा सा था, 5 साल का, तो जब वो स्कूल जाता था तो जब रिक्शा में बैठ कर सामने जाता था, हमारे घर के सामने एक धर्मशाला है, तो वहाँ पर वो कूड़ा उड़ा जो बाहर पड़ा रहता था, कूड़ा बीनने वाला बच्चा आता था। तो वो उसको देखता रहता था, मेरे बेटे को जब वो हाथ हिलाता था तो उसको भी टाटा करता था। मैंने उससे पूछा कि भाई पढ़ाई करोगे बेटा? उसने बताया कि कर नहीं सकते, गरीब है। फिर मैंने उसकी मदर को बुलाया, और उसको बुला करके मैंने थोड़ा उसको घर के बाहर की सफाई वगैरह का, थोड़ा सा घर के बाहर की सफाई का काम दिया, और उसे बच्चे को फिर मैंने स्कूल भेजा। बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा उस समय? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी को खाना खिला दो वो भी एक सेवा है, लेकिन किसी को एजुकेशन दे दो, क्योंकि ज्ञान हमेशा साथ रहता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम बच्चों को स्कूल भेजने की बात करते हैं, गरीब बच्चों को, लेकिन उनके परिवार के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा जो कमा के लाता है, कई बार वो इतनी परेशानी में घर होता है कि उससे उसका घर चल रहा होता है। तो हमको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे हम पहले परिवार की मदद करें, जिससे कि वो बच्चे पढ़ाई। अच्छा मैम, आगे बढ़ने से पहले, अभी पिछले दिनों जैसे लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो उन दिनों पहला 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर 14 दिन हो गए। तो लॉकडाउन में आपका समय कैसा व्यतीत हुआ, दर्शकों को बताना? अच्छा, देखिए, लॉकडाउन का टाइम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काटा। तरह तरह के घरों में लोगों ने व्यंजन बनाए, रोजाना देख रही थी मैं। हमने भी किया। लेकिन कुछ काम ऐसा है कि एक तो घरेलू हिंसा मैंने देखा इस बीच में बहुत बढ़ी। डोमेस्टिक वायलेंस, शायद उसका कारण ये रहा कि हर समय पति भी पत्नी भी घर में ही थे, तो शायद लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही थी। हाँ, तो ऐसे समय में ये जरूरी हो गया कि उनकी जो शिकायतें आती थी, तो उन लोगों को किस तरीके से काम डाउन किया जाए। उनकी काउंसलिंग चलती रही बराबर, उनको समझाते रहे। कहीं किसी को पुलिस की मदद की ज़रूरत थी तो उनको भेजा, उनके लिए किया। इसके अलावा ये था कि जो ज़रूरतमंद थे, जो लोगों का खाना नहीं बन पा रहा था, जिन लोगों के घरों में, देखिए हमारे यहाँ बहुत संस्थाएं इस कार्य से जुड़ी रही। पूरे मुजफ्फरनगर में सैकड़ों संस्थाओं ने आगे बढ़ के काम किया है। मैं अपने लिए क्या कहूँ, मैंने भी लेकिन अपने स्तर पर खाना बनवा के बहुत राशन भी दिया। जी, सूखे राशन के पैकेट बहुत जरूरतमंदों को लगातार, खाने के पैकेट भी। इसके अलावा हजारों मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह सब ये इस तरीके से करके, इसके लिए तो आपके लिए मैं काफी मेहनत करना चाहूँगा।
तो बहुत ही इस अच्छा तरीके वर्क से किया काम चलता रहा जी। और चल ही रहा है अभी जी। भी। अच्छा मैम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने लॉकडाउन में ऐसी सेवाएं की। सबसे पहले ऐच्छिक ब्यूरो से बात करना चाहेंगे। ऐच्छिक ब्यूरो में किस तरीके से वर्क, कब से आप जुड़ी हैं, लगभग कितने जोड़ों को आपने अपनी काउंसलिंग से मिलवाया? जी, देखिए ऐच्छिक ब्यूरो है, ये एक्चुअली परिवार परामर्श केंद्र है पुलिस का। जी इसमें ये होता है कि जब पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन आती है इस सिलसिले में कि हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं या हस्बैंड परेशान कर रहा है या परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग वो भी एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमारी वाइफ को मायके वाले ले गए थे, वो अभी तक वापस नहीं भेज रहे हैं। मतलब इस तरीके के जो भी केसेस पुलिस के पास आते हैं तो पहले उसको ऐच्छिक ब्यूरो में वहाँ पर लाया जाता है, हमारे पास भेजा जाता है कि जिससे कि हम दोनों पक्षों को बुला करके उनकी बात सुनते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे उनका घर बस जाए। क्योंकि देखिए ये कोर्ट कचहरी पुलिस और इन सब चीज़ों से बच के अगर अपने आप ही आपस में प्रेम पूर्वक रहा जा सके तो वो ज्यादा बेहतर परिवार काउंसलिंग से जी। ज्यादा तो ये काउंसलिंग है, ये 2001 में राजेश कुमार राय जी थे यहाँ एसएसपी साहब थे जो, तो ये उन्होंने इसको शुरू किया था। जी। और डे 1 से पहले ही दिन से मैं इसकी ऐच्छिक ब्यूरो की मेंबर हूँ। बहुत अच्छी। और अब तक सैकड़ों परिवारों को जी सैकड़ों परिवारों को साथ रहने के लिए भेज चुकी हूँ। और उसमें यह है कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई केस वापस भी आ जाते हैं कि नहीं रह सकते अपने साथ में, तब उनको अदालत का रास्ता खुला है वो करें। देखिए इसके पीछे एक बहुत चीज़ बड़ी है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐच्छिक ब्यूरो एक अलग चीज़ है। अभी जैसा मैंने बताया कि आजकल लॉकडाउन के टाइम में भी काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे थे। इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं, जब परिवार अलग होते हैं, ईगो होती है आपस में, ईगो पति पत्नी की भी हो सकती है और उनसे बढ़ के उनके परिवार वालों की भी ईगो होती है। तो उस ईगो की वजह से बच्चे कितना सफर करते हैं इस बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। तो मैं इस सिलसिले में अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको जरूर और भी एक जानकारी करना चाहेंगे इसमें कि काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कतें भी आती हैं। कई बार काउंसलिंग में दिक्कत तो आती है, देखिए, क्योंकि मैंने बताया ईगो एक ऐसी चीज है कि वो आजकल मैंने ये देखा है कि पति पत्नी से ज्यादा है ईगो जो है वो परिवार वालों की होती है। कई बार पति पत्नी मिलना चाहते हैं परिवार अलग करते हैं। हाँ जी। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है हमारे सामने कि परिवार वालों ने कह दिया लड़की जो है वो लड़के के साथ जाने के लिए तैयार है और वो जो है फिर आखिर में हमने कहा ठीक है तुम लोग जाओ जी। और परिवार वाले जो है लड़की की माँ या और पिताजी उन्होंने कह दिया कि बस तू जा रही है, हमारे लिए मर गई। कई मामलों में परिवार की वजह से परिवार पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। जी। हाँ। एक मैं आपकी न्यूज भी आई थी कि एक बच्चे ने आपको ऐच्छिक ब्यूरो में आके थैंक्स बोला था रोते रोते। जी। वो कुछ साल पहले की घटना है। हाँ जी। जी उस विषय पर ये जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग जो आपस में जो घर में परिवार में झगड़े होते हैं ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे के ऊपर कितना असर बच्चों पे पड़ता है इन बातों का। एक केस ऐसा ही आया था मेरे सामने कि पति पत्नी बिल्कुल उनका तलाक का मुकदमा भी चल रहा था कोर्ट में और उसके बावजूद भी वो एक प्रयास के लिए उनको वहाँ पे हमारे सामने तक लाया गया था कि शायद भाई बात बन जाए। तो लेकिन बिल्कुल वो जब आते थे तो दोनों जने बिल्कुल अलग अलग बैठते थे एक दूसरे से और बच्चा था उनका एक छोटा 8 साल का 9 साल का, वो उनके साथ माँ के साथ आता था। 11 साल से अलग रहते। हाँ, वो 11 साल से अलग रह रहे थे और 11 साल से नहीं अलग थे, वो रह रहे थे 4-5 साल से अलग। बच्चा उनका था 8-9 साल का और वो बिल्कुल तलाक की नौबत आ गई थी। अब वो बच्चा जो था जब वो बात करते थे तो एक दूसरे का मुंह देखता रहता था। आखिर में काफी काउंसलिंग उनको जब देने के बाद कई डेट्स दी उनको और उसके बाद जब उनका समझौता हो गया, वो साथ जाने के लिए तैयार हो गए, तो वो उठकर चले और जाकर के वो दरवाजे तक पहुंचे। लड़का बच्चा अपनी जगह से उठ के खड़ा रहा। तो उन्होंने कहा चलो, तो वो वहां से घूम करके आया और टेबल के पास से आकर के उसने मेरे पैर छुए
और बोला थैंक यू आंटी। मतलब मुझे रोना आ गया, अभी भी मैं उस चीज को याद करती हूँ तो मतलब मुझे बहुत अंदर से खराब जब वो मैंने पढ़ी न्यूज़ तो मुझे भी बड़ा लगा और था। मैंने फिर उन लोगों को बहुत डांटा। मैंने कहा देखा तुम लोगों ने कभी सोचा था कि किस तरह से बच्चे के ऊपर असर पड़ता है? तो हम लोगों को इन बातों के ऊपर विशेष रूप से अभी देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने बताया कि मैं किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हूँ, इसी से एक चीज जुड़कर आती है कि किशोर न्याय बोर्ड में हमारे सामने वो बच्चे आते हैं जो 18 साल तक के आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो किशोर कहलाते हैं, वो नाबालिग कहलाते हैं। उन्होंने कोई क्राइम किया होता है तो वो हमारे सामने आते हैं, वो उनकी विशेष अदालत होती है कि जहाँ से उनको जेल नहीं कहा जाता, वो सुधार गृह कहलाता है, संप्रेक्षण गृह, वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है। तो एक चीज ये देखने में आ रही है कि जैसे ये टूटे परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर क्राइम की लाइन में निकल रहे हैं। मतलब ऐसा देखा गया, ऐसा अधिकतर देखा जा रहा है कि अगर वो लोग माता पिता साथ नहीं रह रहे हैं तो बच्चों के ऊपर अंकुश नहीं रह पाता, तो उससे बच्चे क्राइम में निकल जाते हैं। या पहले ये था कि जैसे बच्चे कई बार होता था कैसे पकड़े जाते थे, स्टेशन पर है कहीं से भाग के आ गए, किसी की जेब काट ली, कहीं से कुछ किसी का उठा के भाग गए, कर ली। अब जो आ रहे हैं आप ये देखिए, देख के बहुत तकलीफ होती है कि अब मर्डर और रेप में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अलार्मिंग है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम बच्चों को खूब सामान तरह तरह का हम दिलवा देते हैं, उनकी पसंद की जो चीज बच्चे चाहते हैं वो उनको दिलवा देते हैं, है ना, लेकिन हम उनको टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, वो चीज बहुत जरूरी है। जब बच्चों को हमारी जरूरत होती है तो हम उनके पास, वो कहते हैं ना कि प्रथम क्लास जो है घर से शुरू होती है। अच्छा मैम, लापता बच्चों के लिए आप उनको परिवार से मिलाने के लिए आप काफी वर्क करते हैं, उसमें आप किस चीज का सहारा लेते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे मैसेज पहुंचता है? हाँ, इसमें सबसे बढ़कर जो रोल है मीडिया का है। और देखिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे जिनमें पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों के हैं, और इसके अलावा भी फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब ऐसे हैं कि जब इनके ऊपर अगर कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत परेशान कि इस तरह से इस बच्चे को घर पे भेजा जाए, इसका और उनको जैसे ही ग्रुप्स में लिख करके डाला, और मुझे लगता है कि कई बार तो 5-6 घंटे के अंदर ही, और नहीं तो नेक्स्ट डे तक एक अभी गूंगी बच्ची मिली थी। हाँ जी, अभी आपने पढ़ा होगा, है ना, कुछ महीने पहले की बात है। गूंगी बच्ची थी और करीब बच्ची भी क्या 11-12 साल की लड़की थी वो, और वो कुछ नहीं बोल पाई थी। उसका नाम पूछते थे तो अल्लो, और पापा का क्या नाम है, अब्बा, बस इतना अम्मी, बस इतना बोल रही थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल रही थी। इससे ये पता चला अब्बा अम्मी से कि इसका मतलब मुस्लिम बच्ची है। जी। आप ये देखिए कि उससे किस तरीके से पता करके कि वो क्या करते हैं, पापा उसने दीवार पे हाथ फेर के दिखाया तो ये लगा कि शायद वाइट वॉश करते हैं या मिस्त्री हैं। तो ये सारी बातें मैंने फेसबुक पर भी लिख करके डाली और ग्रुप्स में भी डाली। और मीडिया की आप ये देखिए कि कमाल देखिए कि उस गूंगी बच्ची का भी हमने घर ढूंढ लिया। वो मुरादाबाद से आ गई थी, गाँव की बच्ची थी, और वहाँ से फिर वहाँ हम लोगों को वो न्यूज़ देखी तो बड़ी खुशी हुई। और एक हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने ही फिर वहाँ से हमें खबर की कि वो बच्ची यहाँ की है, उन्होंने किसी तरीके से मालूम किया। तो यानी कि सोशल मीडिया इतना एक अच्छा माध्यम है अगर इसका अच्छा प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सोशल मीडिया तो मेरा हर जगह काम आता है। जहाँ लड़कियों की मदद का सवाल है, जहाँ ऐसे बहुत सी महिलाओं को भी, लड़कियों को भी भेजा है, तो उन लोगों के लिए भी मतलब सोशल मीडिया से बहुत हेल्प मिली है। आपको वुमेन पावर और समाज सेवा में बहुत सारे प्राइज भी मिले हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरनगर का गौरव बढ़ाया आपने, और एक ताल कटोरा स्टेडियम में भी आपको सम्मानित किया जा चुका है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक जानकारी और करना चाहेंगे, विमेन पावर में आपने बहुत वर्क किया, मुजफ्फरनगर में, आसपास तहसीलों में, लड़कियों के स्कूलों में, गर्ल्स स्कूलों में जाके उनको बहुत, और जिलों में भी गई हूँ मैं, इटावा तक गई हूँ और कानपुर भी गई हूँ, इटावा भी गई, मेरठ, बागपत,
बधाई हो। तो उसमें आपने जो भी वर्क किया, आप कितना मानते हैं कि कितना उसका बेनिफिट या संदेश पहुंचा? देखिए, लड़कियों की मदद बहुत हुई है। जी अब लड़कियों के अंदर मैं समझती हूँ मजबूती आई है, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों को जो बताती हूँ, इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, जो मेरा सेशन होता है, तो मैं लड़कियों को और महिलाओं को मैं हमेशा यही बताती हूँ कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको परेशानी हो रही है, फोन कॉल्स आपके ऊपर गलत आ रहे हैं, और आपको किसी भी तरह से आपको कहीं फेसबुक पे आपकी फेक आईडी बना दी गई है, जो भी आपकी कहीं भी समस्याएं हैं, तो ऐसी किसी भी समस्या में डर के मत बैठिए, अपनी बात को बताइए, लोगों तक अपनी बात अपने घर वालों से शेयर कीजिए। नहीं कर सकते आप 1090 पे शेयर कीजिए। आपके पास पुलिस आपके साथ है। देखिए, पुलिस एक महिला के पीछे हर एक के साथ एक पुलिसमैन नहीं रह सकता। आखिर में आप खुद अपनी मदद करनी होगी। उस टाइम जब आप परेशानी में हैं, कैसे आपकी मदद पुलिस करेगी और आप कैसे अपनी मदद खुद कर सकते हैं, तो इसके ऊपर होता है। तो मैं ये समझती हूँ, जब लड़कियां ये फोन करके बताती हैं, बातों से लड़कियां फोन करके मुझे बताती है कि मैडम आज वो लड़का परेशान कर रहा था, अजी बस धुन दिया, अच्छा बस धो दिया, तो मतलब बड़ी खुशी होती है ये सोच आपके के। प्रयास से पिछले दिनों और पुलिस के प्रयास से छेड़छाड़ की घटनाओं में काफी मैं ये समझती हूँ काफी कमी आई है, क्योंकि देखिए पुलिस और प्रशासन पूरा योगदान देता है, पूरा सबके लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हर समय हर जगह मौजूद कोई नहीं हो सकता। करना आखिर में मेहनत आपको अपने लिए खुद ही करनी पड़ती है जी। अपना खुद ध्यान रखना पड़ता जी। है। आपको विमेन ऑफ द ईयर 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स ने एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। उसके बाद विमेन ऑफ द ईयर 2014 में भी आपको हिंदुस्तान टाइम्स का अवार्ड मिला जी। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने भी आपको सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सम्मानित किया। और इसके साथ ही भारत विकास परिषद द्वारा विशेष नागरिक सम्मान और ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आइडियल वुमेन अवार्ड, और इसके साथ ही जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी रहे, आईजीपी रहे श्री नवनीत सिकेरा जी, उन्होंने लखनऊ में आपको सम्मानित किया जी। ये इस विषय में थोड़ा अखिलेश यादव जी ने भी सम्मानित किया था जी, एक कार्यक्रम। तो क्या इवेंट था वो, उस इवेंट के बारे में? तो ये था, ये महिला सुरक्षा के ऊपर ही था जी। और इसी सिलसिले में वहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो अरे इतना समय आप कैसे निकाल पाते हैं आप? क्योंकि गर्ल्स के लिए भी आपने लापता बच्चों का एक जरा सा मैसेज मिलते ही आप परेशान हो जाते हो, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे। तो कैसे ये आपने देखा होगा, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी यहीं रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की, उसे जीआरपी वालों ने उसको खींच के बचाया। अब वो बेहोश हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन है क्या है। उन्होंने मुझे खबर की, जब मैं वहाँ पहुँच गई, उसको लेके हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे। और उसके बाद फिर आपने पूछा ना सोशल मीडिया का रोल, उसके बाद मैंने तमाम सारे ग्रुप्स में उसकी फोटो और उसके बारे में सब डिटेल लिख करके और वो मैंने सब डाला, और सब लोगों से रिक्वेस्ट की, क्योंकि बीच में जैसे वो थोड़ा सा होश में आई थी, तो और उससे पूछा था, तो उसने अपने फादर का नाम जो बताया था, तो वो मुस्लिम नेम था जी। तो फिर मैंने जो उस एरिया के जितने भी थे सारे, अपने जो मित्र भी थे जितने, और जो सब मीडिया पर्सन्स भी थे, और पुलिस वालों को तो सबको खैर खबर की ही गई, लेकिन वो उनको सबको जैसे कहा गया। और रात को मैं वहाँ पर 12:30 बजे तक मैं वहाँ बैठी रही हॉस्पिटल में। वो आ गए थे उसके परिवार वाले, उन लोगों ने ढूंढ दिया उसी दिन वो अपने घर वो आ गए, और वो मतलब वो लोग जब उसके पास आ गए, उनको हैंड ओवर करके तब मैं रात को 12:30 बजे घर आई। तो ऐसे ही मतलब देखिए, मीडिया का बहुत जबरदस्त रोल है। उनको तो मैं आपके माध्यम से मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मतलब मेरी एक आवाज पर सब लोग मदद करने के लिए हर आपका मैसेज मैं देखता हूँ हमारे पत्रकार मीडिया ग्रुप में भी जी। आपका मैसेज बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मानते हुए उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो मतलब वो बच्चा जो अपने परिवार से मिले, और बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को परिवार से मिलाने के लिए तो आपको हम ये भी कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर की आप मदर टेरेसा जैसा वर्क कर रही है और हमें बड़ी खुशी है
कि हमारे मुजफ्फरनगर में आप जैसे समाज सेवी। और कई महिलाओं को भी, जैसे मंदबुद्धि महिलाएं हैं या क्या, तो उनको समझिए कि उड़ीसा और बंगाल, मतलब ऐसी ऐसी जगहों तक से उनके परिवार वालों को ढूंढ निकाल करके और एक उनके बिटिया घर को तक बिहार में पहुंचाया। मिलाया था आपने। जी जी, बिहार की वो बच्ची थी, और जब वो किडनैप वहाँ से हुई थी तब वो सिर्फ 6 साल की थी, और 9 साल की बच्ची थी जब वो यहाँ हमको मिली थी। और उसका सब उससे पूछ के किसी तरीके से, और बिहार सरकार में भी 3 वर्ष बाद लोगों से 3 वर्ष बाद उसने जो छोटे मोटे टुकड़ों में जो बच्चों की याददाश्त कितनी को बता सकती है, उतने से ही फिर उन लोगों को फिर मैंने लिख करके और उनसे पता करके, और उसके बाद फिर मुझे जब वो बच्ची वहाँ चली गई, बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी, मजदूर थे वो लोग, और तो फिर बिहार सरकार की तरफ से मुझे वहाँ से प्रशस्ति पत्र भी मिला था इसके लिए। और मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर की पुलिस भी आपको हमेशा पूरा सहयोग है, पुलिस का भी, प्रशासन का भी। जी। देखिए, हमेशा सब लोग मदद करने के लिए, मतलब मैं जब कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि रात को 1 बजे तक उस महिला को, अभी एक महिला थी, उसको हॉस्पिटल भिजवाना था, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, और उसको यहाँ नहीं मैं करवा पा रही थी, तो उसको मेरठ करना था, तो मैंने रात को 1 बजे ही फ़ोन करके ADM साहब को उठा दिया, और उन्होंने फिर आगे बढ़ करके फिर उन्होंने फ़ोन करके फिर उस लड़की को भिजवाया। तो मतलब पूरा प्रशासन भी और पुलिस भी हमेशा मदद के लिए तैयार है। जी जी। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आज आप खास मुलाकात, खास व्यक्तित्व में आपने हमें समय दिया, क्योंकि आपका समय हम काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि दर्शकों को आपसे मिलवाएं। आपका बहुत बहुत आभार। चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किन किन संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं? देखिए, मैं यहाँ पे कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं यहाँ पे कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। प्रयत्न संस्था है, और उसके अलावा यहाँ पर एक संजीवनी फाउंडेशन है। प्रयत्न संस्था जो है वो भी महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही है, और संजीवनी फाउंडेशन है वो भी निराश्रित महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर उदय वेलफेयर सोसाइटी है, वो भी इसी सब महिलाओं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा और कई है, चाइल्ड क्यू है, और भी कई संस्थाएं हैं जिनके साथ में यहाँ पे जुड़ी। एक मैम, आप PNDT जो आपने बताया था उसके बारे में। अच्छा, देखिए, PCPNDT की भी मैं मेंबर हूँ। ये कमेटी जो है, ये अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की निगरानी समिति है। एक्चुअली क्या है कि जैसे रेशियो हमारे यहाँ लड़कियों का रेशियो कम हो गया था, लड़कों के मुकाबले काफी कम हो गया था, लेकिन ये है कि अब सब डॉक्टर्स की भी इतनी सपोर्ट है, और सभी लोगों की इसमें सपोर्ट है, कि उसकी वजह से अब आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ रेशियो बढ़ गया है, और लड़कियां जो हैं अब उनकी संख्या बढ़ गई है। बहुत बहुत आपको बधाई मैम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।